I welcome you all in this class. Topics for discussion in this class are foreign trade under British rule, demographic profile during the British rule, demographic transition, and occupational distribution of India in 1951. So let us discuss about the status of foreign trade in India on the eve of independence. जैसा आप सभी जानते हैं कि जब तक इंडिया में ब्रिटिश रूल शुरू नहीं था उससे पहले इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था वो वर्ल्ड फेमस था। हम लोग बहुत सारी फिनिश्ड गुड्स को इंडिया से एक्सपोर्ट किया करते थे। इंडिया के प्रोडक्ट्स की विश्व भर में एक बहुत ज़्यादा डिमांड थी, उसकी अपनी रेपुटेशन थी और इंडिया फॉरेन ट्रेड के मामले में एक बहुत अच्छी स्थिति में था। हम लोग बहुत सारी वुडन आइटम्स को, आयरन आइटम्स को, सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल, प्रीशियस स्टोन्स, इस तरह की आइटम्स को इंडिया एक्सपोर्ट किया करता था। लेकिन जब ब्रिटिश रूल इंडिया में शुरू हुआ तो ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी का एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू किया। उन्होंने अपने बेनिफिट्स के लिए इंडिया के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट किया। इंडिया का जो ट्रेड था और टैरिफ था उसके ऊपर डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ फॉलो करी गई और उसका अल्टीमेटली रिज़ल्ट ये हुआ कि उन्होंने इंडिया को एक तरह से नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्राइमरी गुड्स बना दिया और साथ में हम बन गए इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। सो लेट अस अंडरस्टैंड द features on the eve of independence of the foreign trade in India. सबसे पहला पॉइंट है नेट एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि इंडिया को ब्रिटिशर्स की जो डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड एंड टैरिफ पॉलिसीज थी उसकी वजह से इंडिया कन्वर्ट हो गया नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स में एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स में। इंडिया जहां पहले फिनिश्ड गुड्स को एक्सपोर्ट किया करता था, जिसमें मैंने कहा कि फाइन कॉटन था, सिल्क था, टेक्सटाइल आइटम्स थी, वुडन गुड्स थी, प्रीशियस स्टोन्स थे, आइवरी वर्क्स था, इस तरह की चीज़ों को हम लोग पहले एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो ब्रिटिश रूल से पहले एक्सपोर्ट किया करते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ की वजह से अब हम सिर्फ रॉ मटेरियल ही एक्सपोर्ट कर रहे थे, वो भी प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, और जिसमें कि रॉ सिल्क था या कॉटन था या वूल था, जूट था, इंडिगो थी और शुगर जैसे प्रोडक्ट्स को हम लोग अब एज अ रॉ मटेरियल हम लोग उसको एक्सपोर्ट करने लगे थे। और दूसरी तरफ हम लोग नेट इम्पोर्टर बन गए फिनिश्ड गुड्स के, जो कि ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ में प्रोड्यूस होती थी और उसमें जैसे हम क्लॉथिंग वहाँ से परचेज करते थे, कॉटन की, सिल्क की और वुलन के जो कपड़े थे इसको हम एज ए फिनिश्ड गुड्स वहाँ से इंपोर्ट करते थे ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ में जो बनती थी। इसके अलावा जो कई तरह की मशीनरी या कैपिटल गुड्स जो कि इंग्लैंड में बनती थी उसको भी इंडिया में इंपोर्ट किया जाने लगा। इस तरह से हमारा जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का कंपोजिशन था वो ये रिफ्लेक्ट करता है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो कितनी गंभीर स्थिति में थी और कितनी पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था ब्रिटिशर्स ने इसको बना दिया। नेक्स्ट पॉइंट इज मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड था उस पर मोनोपोली उन्होंने अपनी बना ली। उन्होंने इंडिया का जो ट्रेड था, मोर देन 50% ट्रेड जो था वो इट वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ग्रेट ब्रिटेन ओनली।
हमारा 50% से ज़्यादा जो फॉरेन ट्रेड था वो सिर्फ ब्रिटेन के साथ होता था, इंग्लैंड के साथ होता था। और उसमें भी इंडिया जो है वो रॉ मटेरियल और जो प्राइमरी गुड्स थी सिर्फ उसी का वो एक्सपोर्ट किया करता था। इससे जो ब्रिटेन में ब्रिटिशर्स की इंडस्ट्रीज थी उसको रॉ मटेरियल मिल जाता था और उस रॉ मटेरियल को बहुत सस्ते में वो इंडिया से एक्सपोर्ट किया करते थे, इंडिया एक्सपोर्ट करता था ब्रिटेन को। ऑन द अदर हैंड जो इंपोर्ट था वो भी ब्रिटेन से ही ज़्यादातर इंपोर्ट किया जाता था। तो इससे ब्रिटेन के साथ हमारा मोर देन 50% जो ट्रेड था वो एक ही देश के साथ था। इस तरह हम कह सकते हैं कि मोनोपोली कंट्रोल बन गया इंडिया के फॉरेन ट्रेड का। सो इससे ब्रिटिशर्स को ही फ़ायदा हुआ। पहली बात है कि उनको जो रॉ मटेरियल था वो बहुत सस्ते रेट पे वो यहाँ से ले लेते थे, इंपोर्ट करते थे इंडिया से, या यूं कह लीजिए कि इंडिया उनको एक्सपोर्ट करता था और वो भी बहुत सस्ते रेट पे, ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और वहाँ से जो ब्रिटिश गुड्स तैयार होती थी उनके लिए इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट बन गया। इंडिया में उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही थी। उन्होंने इस तरह की पॉलिसीज़ फॉलो करी कि हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को महंगा कर दिया, उससे उसकी डिमांड कम हो गई और मशीन मेड गुड्स के साथ वो कंपटीशन में हैंडीक्राफ्ट हमारा नहीं टिक पाया। इसलिए एक तरह से हम कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने ज़्यादातर जो ट्रेड था वो इंडिया और ब्रिटेन के बीच में ही रखा और उससे एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड था ये बहुत ही एक टिपिकल फीचर्स थी हमारी इंडिया की बैकवर्डनेस की या इंडियन इकोनॉमी की बैकवर्डनेस की। नेक्स्ट फीचर इज सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू द बेनिफिट्स ऑफ ब्रिटिश। ब्रिटिश रूल के दौरान जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड था वो ये सरप्राइजिंग है कि हमारा जो फॉरेन ट्रेड का बैलेंस था वो हमारी तरफ पॉजिटिव था, मतलब हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा थे। इंडिया का एक्सपोर्ट उसके इंपोर्ट से ज़्यादा था। हम एक्सपोर्ट वैल्यू हमारी ज़्यादा थी, इंपोर्ट वैल्यू हमारा कम था। लेकिन एक्सपोर्ट जो था वो हम किस चीज़ का करते थे? प्राइमरी गुड्स का, रॉ मटेरियल का। उसमें इंडस्ट्रियल गुड्स तो थी नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि भले ही हमारा जो फॉरेन ट्रेड है वो भले ही सरप्लस में था, लेकिन वो प्राइमरी प्रोडक्ट्स या रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट की वजह से था। तो ये भी एक इंडियन इकोनॉमी का एक जो बैकवर्डनेस का साइन है, ये भी कि हमारी अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई थी क्योंकि हम कोई इंडस्ट्रियल गुड्स या फिनिश्ड गुड्स को एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि हमारा बहुत सारा जो रॉ मटेरियल था उसको वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे। सेकेंड पॉइंट इज कि ये भले ही हमें सरप्लस मिल रहा था, ट्रेड सरप्लस था इंडिया का, लेकिन उस ट्रेड सरप्लस को ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया जो थी उसने इंडिया की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए नहीं यूज़ किया। पैसा हमारा था, रिसोर्सेज हमारे एक्सप्लॉइट किए गए, लेकिन उस पैसे का जो इस्तेमाल था वो इंडिया की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए नहीं हुआ। उसके लिए भी उन्होंने एक तरह की षड्यंत्र रचा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय इंडिया में थी उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थे, उन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को वो उस ट्रेड सरप्लस में से लिया करते थे, मतलब उसका खर्चा ट्रेड सरप्लस में से निकालते थे। एंड इसके साथ साथ ही जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो वॉर फाइट कर रही थी वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में या इंडिया के अलग अलग हिस्सों में किसी चीज़ को दबाने के लिए, तो उसका जो एक्सपेंसेस था वो भी वो उसी ट्रेड सरप्लस में से लिया करती थी। तो इस तरह से इंडिया की जो वेल्थ थी उसका बहुत बड़ा ड्रेन हुआ, ह्यूज ड्रेन हुआ वेल्थ का। सो एक बार फिर से ये हमारी जो अर्थव्यवस्था थी इसको इन्होंने और ज़्यादा गंभीर स्थिति में इन पॉलिसीज़ ने पहुंचा दिया।
So let us discuss about the demographic profile during the British rule in India. तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल में जो इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इंडिया में जो बर्थ रेट था 1947 में, ये 48 पर 1000 था, और जबकि जो डेथ रेट था ये 40 पर 1000 था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो थी वो उस समय 218 थी पर 1000। मतलब 1 साल से कम उम्र के बच्चों की जो मृत्यु थी वो 1000 बच्चों पे 218 बच्चों की डेथ हो जाती थी 1 साल के अंदर। ये बहुत ज़्यादा था। इंडिया में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी इट वाज ओनली 32, सिर्फ 32 ईयर्स था लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज लाइफ जो थी। इंडिया में अगर हम ओवरऑल लिटरेसी रेट की बात करें तो वो 16% पॉपुलेशन लिटरेट थी। एजुकेटेड की बात नहीं हो रही है, क्योंकि एजुकेटेड तो कोई उनके पास कोई ना कोई फॉर्मल कोर्सेज होने चाहिए। लिटरेसी का मतलब है कि मतलब सिर्फ वो पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं, बस। दे वर नॉट एजुकेटेड। सिर्फ लिटरेसी रेट की बात हो रही है यहाँ पे। जो ओवरऑल लिटरेसी रेट था वो सिर्फ 16% पॉपुलेशन इंडिया में लिटरेट थी। और जो फीमेल लिटरेसी रेट था उसमें महिलाओं की जो स्थिति थी वो और ज़्यादा खराब थी। फीमेल लिटरेसी रेट वाज ओनली 7%। तो ये स्थिति थी हमारी उस समय ब्रिटिश रूल के दौरान। अगर हम आज की स्थिति की बात करें 2020 की, तो आज जैसे हमारा बर्थ रेट जो है वो 17.6 पे पहुंच गया है पर 1000, और डेथ रेट जो है वो 7.3 पे है पर 1000। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो 34 पर 1000 है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो है वो 69.5 ईयर्स है। तो इसमें काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट आई है, लगभग डबल हो गया है। और जो लिटरेसी रेट है इंडिया में वो भी 77.7% हो गई है, इसमें भी काफ़ी सुधार है। और जो फीमेल लिटरेसी रेट है, जैसे वो 1947 में सिर्फ 7% था, लेकिन आज वो 70.3% हो गया है। तो ये आज की स्थिति है। अब हम ये समझ लेते हैं कि जो जैसे हम इसमें इंडिकेटर्स में देख रहे हैं कि इंडिया में जो मॉर्टेलिटी रेट था वो काफ़ी हाई था, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रेट था वो भी काफ़ी कम था। तो ये दोनों ही चीज़ें इंडिकेट करती है कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो कितना बैकवर्ड थी, और उसका कारण मेनली बैकवर्डनेस भी थी और पॉवर्टी ऑफ द मासेस भी थी, कि हमारे देश की जनसंख्या काफ़ी करीब थी, हमारी इकोनॉमी काफ़ी पिछड़ी हुई थी। और एक और कारण इस चीज़ का था कि ब्रिटिश रूल जब इंडिया में था तो उसके दौरान बहुत सारे अकाल पड़ते थे, महामारियां फैलती थी। वो भी एक कारण था हाई मॉर्टेलिटी रेट का। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंडिया की जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल की जो स्थिति थी वो भी बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति में थे हम लोग। So let us discuss about the demographic transition in India. तो कुछ फैक्ट्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। आपको ये जानना ज़रूरी है कि इंडिया में ब्रिटिश रूल के दौरान ही जनगणना का काम शुरू हो गया था। जनसंख्या की गिनती करना, पॉपुलेशन काउंटिंग जिसको हम कहते हैं, सेंसस जिसको हम कहते हैं, पॉपुलेशन सेंसस, ये इंडिया में 1881 में शुरू हुआ। 1881 में ब्रिटिश रूल के दौरान ही जनसंख्या गणना यहाँ पे होना शुरू हो गया था। तो 1881 के बाद फिर ये 1891 में हुई, 1891 में, उसके बाद फिर 1901 में। हर 10 साल के बाद जनसंख्या गणना इंडिया में होने लगी। तो इसके कुछ फिगर्स हैं, लेट अस डिस्कस दिस। इंडिया में 1901 में 1901 में जो जनगणना हुई उसमें पिछली जनगणना के मुकाबले हमारी जो जनसंख्या थी उसमें 0.04 करोड़
मतलब 4 लाख की आबादी हमारी कम हो गई। पिछले 10 सालों में हमारी जनसंख्या 4 लाख कम हुई। और 1911 में 1911 में हमारी जो जनसंख्या थी वो 1901 के कंपैरिजन में 1.3 करोड़ जो है ये बढ़ गई, इसमें इतनी वृद्धि हुई। और 1921 में जो जनगणना हुई उसमें हमारी जो जनसंख्या थी वो 0.07 करोड़ जो है वो बढ़ गई, करीब 7 लाख आबादी हमारी बढ़ी। और 1931 में जो जनगणना हुई उसमें हमारी जनसंख्या 2.76 करोड़ बढ़ी। 1941 में हमारी जनसंख्या 3.96 करोड़ बढ़ी। और 1951 में हमारी जो जनसंख्या थी वो 4.24 करोड़ बढ़ी। ये था डाटा 1951 तक का। इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। तो जैसा हम देख रहे हैं कि 1921 तक 1921 तक जो हमारी जनसंख्या थी वो एक तरह से नियंत्रण में थी, मतलब कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, और जो कमी या वृद्धि थी वो भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। लेकिन 1931 के बाद या 21 के बाद जो है, जो अगली जितनी भी सेंसस हुई उन सब में हमारी पॉपुलेशन बढ़ी, लगातार बढ़ी, उसमें कमी नहीं आई। तो इसको हम इसलिए कहते हैं कि 1921 इज़ द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। पॉपुलेशन के मामले में 1921 को हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं। और 1951 के बाद जो हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज रेट था वो काफ़ी एक्सप्लोसिव हो गया। उसके बाद जो हमारी जनसंख्या में वृद्धि थी वो बहुत ज़्यादा होगी, उसकी रेट बहुत ज़्यादा हाई होगी, एक तरह से वो एक्सप्लोसिव हो गई। तो ये था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। So let us discuss about the occupational distribution of India in 1951. 1951 में हमारे इंडिया में जैसे प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है या टर्सी सेक्टर है, उसमें कितनी कितनी परसेंट पॉपुलेशन जो है वो इन्वॉल्व थी, कितने परसेंट लोग जो है उन सेक्टर्स में काम कर रहे थे, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला डाटा हम लेंगे कि प्राइमरी सेक्टर में हमारी करीब 72.7% जो पॉपुलेशन थी वो इन्वॉल्व थी। तो ये बहुत बड़ी आबादी हमारी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में ही डिपेंडेंट थी। और उसमें भी प्राइमरी सेक्टर में जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस था इट वाज 50%। और एग्रीकल्चर लेबर जो थी, जो सिर्फ एग्रीकल्चर लेबर का काम करते थे, वो 19.7% पॉपुलेशन थी। उसके बाद जैसे फॉरेस्ट्री, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री, इन कामों में सिर्फ के मतलब अप्रोक्सीमेटली 2.4% पॉपुलेशन हमारी लगी हुई थी। माइनिंग के काम में 0.6% पॉपुलेशन थी। अगर हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, तो इंडिया की करीब 10.1% पॉपुलेशन जो थी वो सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व थी। उसमें भी स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में 9% पॉपुलेशन थी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में 1.1% पॉपुलेशन थी, और उसके बाद टर्सी सेक्टर में जो है वो 17.2% पॉपुलेशन यहाँ पे इन्वॉल्व थी। और उसके बाद इसमें भी अगर हम देखें टर्सी सेक्टर में भी, तो ट्रेड एंड कॉमर्स में ओनली 5.2%, और जो ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन में 1.4% पॉपुलेशन इन्वॉल्व थी। और जो अदर सर्विसेज हैं, बाकी सर्विसेज जो हैं, उनमें 10.6% पॉपुलेशन हमारी इन्वॉल्व थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ऑक्यूपेशनल जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें ज़्यादातर जो डिपेंडेंस थी वो प्राइमरी सेक्टर पर थी, एग्रीकल्चर सेक्टर पर थी। और सेकेंडरी सेक्टर का जो जो एक तरह से एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन था इट वाज ओनली 10%। और टर्सी सेक्टर भी कोई ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं था। उस समय हमारी 17.2% जो पॉपुलेशन थी वो टर्सी सेक्टर में इन्वॉल्व थी। तो इस तरह का आपका ये ऑक्यूपेशनल जो स्ट्रक्चर था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ये इस तरह से था 1951 में। So dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share this video to other students, those who can be benefited from this.
थैंक यू।